अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपने मुल्क का रोशन मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, तो आपको अपने बच्चों की तरबियत पे खुसूसी तवज्जो देनी पड़ेगी। और तरबियत में सिर्फ तालीम ही नहीं, बल्कि बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को बुरूए कार लाने के लिए अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और पहचानना चाहिए। इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ बिलाल मकसूद हैं, हु इज़ एन अमेजिंग सिंगर, कंपोज़र एंड म्यूजिशियन। और उन्होंने रिसेंटली बच्चों के लिए क्रिएटिव अपब्रिंगिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया है। बिलाल, जी। आपने अपने बचपने में एक ऐसे घराने में जन्म लिया हुँ। जहाँ पे माशाल्लाह से इट वाज अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, एंड आई एम श्योर के और भी बहुत सारे बच्चे होंगे। उस वक्त की तरबियत में और आजकल के बच्चों की तरबियत में बहुत फ़र्क आ गया है। वो फ़र्क जो है वो आप समझते हैं कि कहीं पे पेरेंटिंग को डिटेरिएट कर गया है, या आपके ख़्याल में वो एट पार है विद हाउ द चिल्ड्रन चिल्ड्रन आर बीइंग ब्रॉट अप? अच्छा, जब मैं पैदा हुआ तो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं था। अच्छा। अम्मी-अब्बा मेरे पैदा होने से पहले एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में थे। फिर वो अलग हो गए और हम लोग मैं हमेशा एक लोनली बच्चा था। मेरी अम्मा मुझे बताती हैं कि मुझे लोगों से मिलने का ज़्यादा शौक नहीं था। अकेला खेलता था, बॉल दीवार पे मार के अकेला बैट से खेलता रहता था और म्यूज़िक का शौक था। मेरे कभी ज़्यादा दोस्त नहीं बने। या तो मैं पेंट करता था या म्यूज़िक प्ले करता था। तो उस तरह मैं बड़ा हुआ हूँ और तरबियत के अगर आप सवाल पूछती हैं तो पढ़ाई से ज़्यादा मेरे ख़्याल से जो चीज़ मैटर करती है, वो आप स्कूल से जब घर आते हैं, हुँ। तो वो जो वक़्त है, अगली सुबह तक, वो इम्पोर्टेंट है बहुत और माँ-बाप कैसे आपको हैंडल करते हैं। मेरे केस में मेरे अम्मी-अब्बू ने कभी भी मुझे किसी चीज़ पे डिस्करेज नहीं किया। मुझे इतना पता है कि जैसे अगर आज मैं म्यूज़िक बजा रहा हूँ या मैं पेंट कर रहा हूँ, वो उसकी वजह यही है कि मेरी बुरी ड्राइंग भी होती थी ना, मुझे पता है, अब मैं सोचता हूँ कितनी बुरी ड्राइंग थी वो, लेकिन अब्बा हर ड्राइंग को जाके फ्रेम करवाते थे और वो लगा देते थे। और कोई मेहमान आया, ये देखो बिलाल की ड्राइंग। अच्छा मुझे लगता था वो बहुत अच्छी है, अब्बा भी खुश होते थे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आता गया, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। अपने बचपने का कुछ बताइए कि आपके बचपने में आपकी तरबियत, आपकी परवरिश में और आज के बच्चों की तरबियत और परवरिश में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? क्या वो बेहतर था या आज का ज़माना बेहतर है? मेरे ख़्याल से सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि हमारे लिए हमारे बुज़ुर्ग थे हमें बताने के लिए कुछ, कि ये गलत है, ये सही है। आज के बच्चे हमसे ज़्यादा जानते हैं और कोई बुज़ुर्ग कुछ बताना भी चाहे कि ये होता है, अच्छा 1 सेकंड मैं ज़रा गूगल कर लूँ, मैं बताता हूँ कि आपने सही बो नहीं, आपने सही नहीं बोला, असल में ये चीज़ ये ऐसे है। तो बेचारे जो बुज़ुर्ग हैं, वो तो कैंसल हो गए ना, यानी आप अपने आप को बुज़ुर्ग कह रहे हैं? यानी अ, काइंड ऑफ। थोड़ा बहुत तो हुँ ही। हाँ। तो यानी अगर आप 3-4 साल के बच्चे को कुछ बताएँ, मेरे बच्चे तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, लेकिन आज अगर मैं कोई 3-4 साल, 5 साल के बच्चे को कुछ बताता हूँ, तो वो अपने फ़ोन पे 1 सेकंड में गूगल कर लेगा उस चीज़ को। या अब्बा जब मुझे बताते हैं, मेरे अब्बा, तो मैं भी यही करता हूँ, अब्बा 1 सेकंड। अब्बा कहते हैं तुम्हें पता है, ये गाना फलाँ फ़िल्म में फलाँ म्यूज़िक डायरेक्टर का पहला गाना था। अगर 20 साल, 25 साल पहले मुझसे कहते तो मैं कहता कि बिल्कुल सही कह रहे होंगे, क्योंकि आप गलत कह ही नहीं सकते। लेकिन आज मैं भी कहता हूँ, "भाई 1 मिनट, नहीं अब्बा उनकी पहली फ़िल्म थी वो वाली और ये दूसरी फ़िल्म थी।" तो जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी अथॉरिटी, उनका थोड़ा-सा कम हो गया है। वो जो एक रोब और दबदबा होता था कि एक्सपीरियंस सब कुछ है। अब नॉलेज आपको कहीं से भी मिल सकती है, आपको बुज़ुर्गों के एक्सपीरियंस से नहीं गेन करना है, बच्चे हर जगह से सीख रहे हैं। अम, हर तरह मतलब कि आज मेरे बच्चे को अगर कोडिंग सीखनी है, तो वो
उसने यूट्यूब पे 3-4 कोर्सेज़ करे और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं घर पे बैठे-बैठे सीख सकता है। तो अब इस चीज़ को जब उनका एक्सेस इतना बढ़ गया है इस टूल का, तो आप उसको मना भी नहीं कर सकते। लेकिन इसकी जो बुरे असरात हैं, उनको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। हुँ। और इसकी वजह से एक अच्छी चीज़ जो हुई है, वो ये कि आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है कि जब हमारे कज़िन्स बाहर से आते थे, कोई लंदन से आ रहा है, कोई यूएस से आ रहा है, तो जो पाकिस्तानी कज़िन्स होते थे, वो थोड़ा-सा उनको ऐसे करके देखते थे ना कि ये अमेरिका से हमारे कज़िन्स आ रहे हैं, वो ज़्यादा जानते थे, ज़्यादा यानी उनका जो नॉलेज बेस। नॉलेज जो हाँ। बेस थी वो ज़्यादा थी। आज अ, वहाँ का बच्चा, यहाँ का बच्चा बिल्कुल बराबर है। उनके जो जोक्स हैं, वो भी सेम हैं, वो जो प्रोग्राम्स देख रहे हैं, वो भी सेम हैं। किस यूट्यूबर को कौन फ़ॉलो कर रहा है, वो भी बिल्कुल वही है। तो फ़ायदा है कि आजकल के बच्चा की जो लेवल है, जो इंटेलेक्ट है, वो बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। और हम लोग बहुत मासूम होते थे, हमें कुछ भी नहीं पता होता था, लेकिन उसका भी एक फ़ायदा था। और वो चीज़ आजकल के बच्चे को नहीं पता कि वो जो एक बच्चे का मासूम होना, एक नाइव होना कितना ज़रूरी है। दुनिया बहुत चेंज हो रही है और बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं और लेकिन अब वक़्त कितनी तेज़ी से गुज़र रहा है। आपको पता है 1 साल लगता है कि 3 महीने में 1 साल गुज़र गया। हमारे ज़माने में वो साल ख़त्म ही नहीं होता था कि अगर 81 चल रहा है तो 5 साल तक 81 चल रहा है। 82 ही नहीं आ रहा है। लेकिन अब चीज़ें इतनी और चेंज हो आप गई। आपके जो जो बचपने के का जो तरीक़ा-ए-कार था, रहन-सहन, माँ-बाप, तरबियत, परवरिश, उसमें भी बहुत फ़र्क आ गया क्योंकि जैसे आपने कहा कि बच्चे तो उनको ज़रूरत ही नहीं है शायद माँ-बाप की। अब नहीं है। अब से माँ-बाप को दे जस्ट हैव टू मेक श्योर कि उनका बच्चा सेफ है, उनका बच्चा ने खाना सही खाया है, उनका बच्चा स्कूल टाइम पे जा रहा है। किसके साथ वापस आ रहा है, ड्राइवर सही रखा है, नहीं रखा है, ड्राइवर नहीं है तो स्कूल की बस जो लेके आ रही। से माँ-बाप को अब सिर्फ ये बीच के गैप्स मैनेज करना है, बाकी बच्चा खुद बड़ा हो रहा है और उनसे तेज़ बड़ा हो रहा है। और अगर वो अ, नज़र तो उस पे आपके ऊपर भी रखते होंगे जब आप छोटे थे, जी, तो आप क्या करते रहते थे? अभी भी रखते हैं। मतलब कि पाकिस्तानियों के लिए मेरे ख़्याल से हमारे पाकिस्तानी इंडियंस के लिए भी मैं कहूँगा इस इलाके के लोगों के लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते। हुँ। बाहर तो 18 साल का हुआ और घर से बाहर, यहाँ 52 का हो गया है बच्चा, लेकिन अब्बा और अम्मी-अब्बा का घर और हमारा घर बिल्कुल हम नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं। तो सुबह अब्बा आए, एक हमारे किचन में गए, देख रहे हैं क्या पक्का है। अगर उनको लगा कि कुछ सही नहीं पक्का है, कुछ बेहतर होना चाहिए, तो घर जाएँगे, पकाएँगे और लाके मेज़ पे रख के चले जाएँगे। और फिर उनका फ़ोन आएगा, "अच्छा मैंने ये पका दिया तुम्हारे लिए, खा लेना।" कहा, "बस खाना पका हुआ है।" "नहीं, नहीं, मैं देखा था, वो सही नहीं था।" तो अभी तक हम बच्चे हैं कि छोटी-छोटी चीज़ों में अगर लाइट चली गई, पता है भाई लाइट चली गई है, सब सही है, क्या कर रहे हो? मैं कहा, "अब्बा ठीक है, ओके है, कोई मसला नहीं है।" तो एक परेशानी सी रहती है हाँ, उनको, हाँ? परेशानी रहती है। और जब आप व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, यू मेंशन्ड दैट अर्लियर कि आप यू वर अ लोनर, ठीक है? आप खुद ही खेलते कूदते रहते थे। हुँ, हुँ। उस वक़्त आपके वालिदैन की इंटरैक्शन आपके साथ कैसे होती थी? अभी तो वो माँ-बाप होने का फ़ायदा उठा रहे हैं ना, कि खाना पका के भेज दिया या आपसे पूछ लिया कि लाइट है या नहीं है। लेकिन उस वक़्त जब आप अकेले थे और आप खुद ही अपनी कोई एक्टिविटीज़ जनरेट करते रहते थे, तो उस वक़्त उनका क्या तरीक़ा-ए-कार था? अच्छा, मुझे हमेशा से म्यूज़िक का शौक था, ड्राइंग का शौक था, तो मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिली। बुरी ड्राइंग पे भी
बुरा गाने पे भी, बुरा बजाने पे भी मेहमान आते हैं घर पे, "भई बिलाल इधर आओ, अच्छा ये सुनाओ, अच्छा य अपनी ड्राइंग ला के दिखाओ।" अम, अच्छा मुझे अंदाज़ा हो रहा है मेहमान की शक्ल देख के कि हुँ, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अम्मी-अब्बा खुश हैं। अच्छा मुझे उससे एक कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और मेरे ख़्याल से उसी वजह से मैं आज जो कुछ कर रहा हूँ, उसी वजह से कर पा रहा हूँ। अगर अम्मी-अब्बा कहते कि मुझसे ये अच्छा नहीं बनाया, इसको मिटाओ, इसको सही करो या ये म्यूज़िक बुरी है, इसको सही बजा क्योंकि अम्मी-अब्बा में अकल थी, अब्बा को म्यूज़िक का शौक कब से था। मुझसे कह सकते थे कि नहीं ये सही नहीं है, इसको ऐसे लेकिन नहीं, जो मैंने किया है उसकी इतनी तारीफ़ कि मुझे लगता था कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं टाइम से सीख गया कि वो सही नहीं था, ये अब सही है, अब इससे बेहतर ये है और इससे बेहतर ये है। तो बस वो जो कॉन्फिडेंस आया वो इसीलिए क्योंकि उनकी एनकरेजमेंट की वजह से। क्या आप अपने बच्चों को इतना ही इनकरेज करते हैं जितना आपके अम्मा-अब्बा करते थे? या वक़्त नहीं है? नहीं, वो लेवल कुछ और था और मैं हमेशा अपने आप को समझाता हूँ कि मुझे इतना क्रिटिकल नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ अगर सही नहीं हो रही है तो मैं बताऊँ ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। फिर मैं कहता हूँ नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन क्योंकि अब लेकिन हर इंसान अलग होता है और कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी भी सीख रहा हूँ और बच्चों को बड़ा करना आसान काम नहीं है। आप कुछ भी कर लेंगे आपको लगेगा कि इससे बेहतर हो सकता था और मेरे बड़ा बेटा माशाल्लाह ही इज़ 26 अच्छा। बीच वाले जो हैं वो 24 हैं और ज़हरा जो हैं वो 20 की हैं। तो बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी अ, ऐसा लगता है कि जैसे अभी सब 2-2 3-3 4-4 साल के हैं अलग-अलग शहरों में दुनिया के। जैसे ज़हरा पढ़ रही हैं बाहर, उनका फ़ोन आता है मुझे नज़ला हो रहा है, मेरे पास टिश्यू नहीं है। मैंने कहा, "अरे भई तो टिश्यू जाके ले लो कहीं से।" "नहीं, मैं असल में ट्रैम में हूँ और मैं क्या करूँ?" तो मैंने कहा, "ज़हरा अच्छा कितनी बुरी हालत है मुझे बताओ?" कह रही, "बहुत बुरी हालत है मुझे टिश्यू चाहिए।" मैंने कहा, "अच्छा अगले स्टॉप पे उतरो और बाहर जाओ, कोई भी दुकान होगी सामने ले लो।" "अबा लेकिन वो स्टॉप सेफ नहीं है, मैं क्या करूँ?" मैंने कहा, "क्या भाई फिर अपनी जैकेट से पोंछ लो तुम क्या मुझसे क्या पूछ रही हो?" तो इस एज में भी ये इश्यूज़ चलते रहते हैं, मतलब कि बच्चे कभी बड़े नहीं होंगे आपके लिए। मेरे लिए। अच्छा, जब आपके मतलब बच्चे जो हैं वो अपने-अपने एक तरह से उन्होंने अपने डिसाइड कर लिया ना कि वो क्या बन रहे हैं या उन्होंने क्या राह लेनी है। आपने जो कुछ भी सीखा बीइंग इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी और आपने जैसे आप यू वेरी क्रिएटिव आप पेंटिंग्स वगैरह सब करते हैं। आपके बच्चों में कुछ आया है? ये आर्टिस्ट्री एंड द म्यूज़िक? जी हमने कभी पुश नहीं किया उनको कि तुम्हें ये करना ज़रूरी है। कभी सिखाने पे फ़ोर्स नहीं किया कि ये क्लासेस लो लेकिन तीनों में कुछ ना कुछ आ गया है। मिकाइल ने आर्किटेक्चर पढ़ा है और बहुत अच्छी ड्राइंग करता है। म्यूज़िक का शौक है, अपनी चीज़ें प्रोड्यूस करते रहते हैं। ख़िज़र ने प्रोडक्ट डिज़ाइन पढ़ा और प्रोडक्ट डिज़ाइन इंजीनियरिंग और वो अभी नौकरी कर रहे हैं बाहर। ज़हरा को भी म्यूज़िक का शौक है, गाती बहुत अच्छा है लेकिन कभी सुनाती नहीं है। मुझे जब उनके कमरे से बस पता आवाज़ आती है, कि कुछ गा जहाँ रही जब हैं? वो यूकेलेले पे बैठी गा रही होती हैं। तो तीनों बच्चों में है, लेकिन म्यूज़िक की लाइन को वो आगे परस्यू नहीं कर रहे। क्या फॉर्मल एजुकेशन जो उन्होंने हासिल की और एक्सेल भी कर गए माशाल्लाह से तीनों बच्चे, लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर अपार्ट फ्रॉम द म्यूज़िक और ड्राइंग और पेंटिंग, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर चिल्ड्रन टू बी इन्वॉल्व इनटू समथिंग टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाटएवर दे ये नहीं मैं कह रही कि वो अपनी लाइन ही छोड़ दें, बट यू नो लाइक आर दे प्रिपेयर्ड टू फेस दिस वर्ल्ड इफ़ उनके लिए जैसे
जो वापस आ गए पाकिस्तान, तो इज़ ही परसुइंग द सेम करियर या वो कुछ और अब करना चाहते हैं? बच्चों में ये ये बहुत हम होता प्लान है। नहीं कर सकते। ये मैं ही समझता हूँ ये ज़िंदगी आपको खुद रास्ते दिखा रही होती है। ये चीज़ ऐसे आपको बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। जैसे अभी हमें लग रहा था कि मिकाइल जो हैं उनकी 5th ईयर ख़त्म नहीं हुआ था आर्किटेक्चर का, पढ़ रहे थे बाहर और उनको नौकरी मिल गई थी और हमें लग रहा था सब कुछ सेट है। उन्होंने 1 साल नौकरी की न्यूयॉर्क में ही बहुत बड़ी फ़र्म में, सब कुछ सेट था। 1 साल बाद उनका एक मास ले ऑफ हुआ, वो पाकिस्तान आ गए और अब वो अपनी पढ़ाई का डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं। दिमाग में ये आता है मेरे कि वेस्ट हो मिकाइल गया। यहाँ तुम आर्किटेक्चर ही करो, ये करो, वो करो। कहता नहीं मैं जो मुझे समझा रहा है कि मैं ये करना चाह रहा हूँ। अब मेरा काम ये है कि मैं इस चीज़ को आगे वो रोड ब्लॉक ना बनाऊँ ना, मैं रास्ते खोलूँ। अगर वो सोच रहा है हुँ। तो मैं उसे चांस दूँ वो इस करने का, जो कि बिल्कुल अलग चीज़ है, मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन मुझे वो मौका उसे पूरा देना चाहिए कि ये जो करना चाह रहा है वो करे। ज़हरा जो करना चाह रही थी वो भी मैं और टीना कुछ और सोच रहे थे। टीना फिर भी थोड़ा बहुत ज़हरा के साथ थी कि नहीं बिलाल ठीक है, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा था। लेकिन बस ये है कि आप बच्चों को रोक नहीं सकते क्योंकि वो हमें नहीं पता कि ज़िंदगी ने उनके लिए आगे क्या रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि बच्चा एक हमारा ही क्लोन बन जाए ये नहीं हो और सकता। ये होना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम खुद भी सही नहीं हैं भाई, हम अपना क्लोन क्यों बनाएँ? हो सकता है हमसे बहुत बेहतर चीज़ बन जाए। उलझन नहीं लगती कि इतना कुछ इतना टाइम उन्होंने दिया एक ऐसे प्रोफ़ेशन को जिसको वो लोग समझ रहे थे कि हमने अचीव करना है या कर लिया है फॉर दैट मैटर, और उसके बाद अचानक जो है वो एक पूरी नई सिम चले गए। यानी कि 4-5 साल जो उनकी ज़िंदगी के थे, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो वेस्ट हुए, लेकिन उनका फ़ायदा भी क्या हुआ? फ़ायदा फ़ायदा मेरे ख़्याल से मुझसे पूछे तो बहुत हुआ क्योंकि जो जिस तरह जो उसकी पढ़ाई थी, जिस तरह उसकी ग्रूमिंग हुई उसे कॉलेज में जो उसके इंटेलेक्ट का जो लेवल है, वो उस पढ़ाई के बगैर हो नहीं सकता था। तो और हमें हर चीज़ को नौकरी और पैसों से नहीं देखना चाहिए हुँ। कि नौकरी क्या मिली, उसमें पैसे कितने कमा रहे हो। अम, बात ये है कि बच्चा खुश है या नहीं है। बाज़ लोग बच्चों को अपने फैमिली बिज़नेस में डालना चाहते हैं कि भई यही सँभालेगा, अभी कौन सँभालेगा इसके बाद। लेकिन अगर बच्चा खुश नहीं है, तो हम नहीं पुश कर सकते उसको। अम, मेरे माँ-बाप ने मुझे कभी पुश नहीं किया किसी चीज़ पे। मैं अपने रास्ते लेता गया अम, और कहीं न कहीं पहुँच ही गया। हुँ। तो हमने आगे नहीं देखा ना। हम हमें सिर्फ़ वही चीज़ हम सोच रहे होते हैं कि बस जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, जबकि वो सबसे गलत चीज़ है। सो दिस इज़ वेयर तालीम और इल्म का फ़र्क जो है वो सामने आने लगता है कि आपका शऊर, और आपने एक डिग्री तो ले ली है, लेकिन अगर आपके अंदर इल्म की वो जैसे कहते हैं ना शमा रोशन हो गई है, हुँ, तो शऊर आ गया है, बिल्कुल, तो फिर ज़ाहिर है कि आप और बिल्कुल। बेहतर तरीके वही से। ना वो एक जुस्तजू वो ऑन हो जाती है। अब जैसे अगर ये पढ़ाई ना की होती मिकाइल ने, तो उसे नहीं अंदाज़ा होता कि वो आगे कहाँ जाना चाह रहा है। तो ठीक है, जब तक हम सपोर्ट कर सकते हैं हम करेंगे। नहीं कर सकेंगे जब, तो बस वो फिर अपनी ज़िंदगी है वो सँभालें। तो पेरेंट्स आर ऑलवेज़ देयर, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि वो बच्चों को बेनत्था बैलों की तरह छोड़ देते हैं। बट बच्चे अगर उसको समझ लें कि वो उनके लिए आप बेहतर ही बता रहे हैं, ना भी समझें तो जैसे आपने कहा कि मैं कभी रोकूंगा नहीं। अब जबकि वो अपनी अपनी ज़िंदगियों में अपनी अपनी दुनिया में हैं, एंड लाइक यकीनन वो आपसे कोई गाइडेंस भी लेते होंगे। आप अपने फ़ारिग वक्त पे
क्या करते रहते हैं? मतलब अपने बच्चों के हिसाब से या दूसरे बच्चों को आप देखते हैं, आप लोग लकी थे, ठीक है? आप लकी थे कि आपके वालिदैन अंडरस्टैंडिंग थे। आपके बच्चे लकी हैं कि आप उनको वो मौके दे रहे हैं कि वो जिस राह को चलें और आप उनके पीछे खड़े हुए हैं, हुँ, एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह। हुँ, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं हमारे मुल्क में जो कि जिनको तालीम भी नहीं मिल पाती, तरबियत तो बहुत दूर की बात हो जाती है। वसाइल, मसाइल इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप एक सेलिब्रिटी हैं, ठीक है? अल्लाह ताला ने आपको नवाज़ा, आप जो कहते हैं लोग सुनते हैं, आप बहुत अच्छे-अच्छे काम भी करते हैं। मैंने रिसेंटली सुना था, पढ़ा था, आपकी एक कॉन्फ्रेंस भी देखी थी जहाँ पर आप बच्चों के हवाले से कोई काम कर रहे हैं। थोड़ा-सा उसको बताएँगी प्लीज़? तो जब तक हमारा बैंड था स्ट्रिंग्स अम, मुझे उस तरह वक़्त नहीं मिला कुछ और चीज़ सोचने का, करने का बल्कि सोच तो हमेशा से मैं रहा था कि बच्चों के लिए काम करना ज़रूरी है, बच्चों के लिए कुछ करना ज़रूरी है और स्पेशली क्योंकि मैं म्यूज़िशियन हूँ और जब मैं बड़ा हो रहा था, तो आपको याद होगा शोएब हाशमी साहब का एक हुँ, शो सच गप आता सच था। का पाता था। तो जी, ये शो का नाम जो मैं जिसकी कॉन्फ्रेंस आपने देखी, इसका नाम पक्के दोस्त है और पक्के दोस्त का आइडिया मुझे उस वक़्त आया जब मिकाइल पैदा हुआ था और ये था 1997 तो मिकाइल एक्चुअली 2 साल का होने वाला था और मैं उसको उर्दू के गाने सुनाना चाहता था। उस ज़माने में वीएचएस पे या तो बारनी लगता था उनके लिए या सेसमी स्ट्रीट लगता था, तो उर्दू की कोई चीज़ नहीं थी। हुँ, क्यों हम जब बड़े हुए, तो हम उर्दू के गाने सुनते हुए बड़े हुए और सोहेल राना साहब के सारे दोस्त हमारे, वो सारे गाने दोस्ती ऐसा नाता संग संग चलते रहना। फिर फिर एक वक़्त था कि अरशद महमूद साहब जो हमारे बहुत बड़े कंपोज़र हैं, उन्होंने उस सच गप की टीम में भी थे जो शोएब हाशमी जी, साहब का जी, वो जी। शो था। तो वो जो सारे गाने थे बीबी मैंड की, अक्कड़-बक्कड़, नाव में नद्दी डूब चली, तो अरशद भाई हमारे घर आया करते थे। मैं और मेरी बहन छोटे-छोटे थे, तो वो अपने गिटार पे बैठ के हमें गाने सुनाते थे। अच्छा, हम जब भी वो आएँ, ईएमआई में अब्बा के साथ वो काम करते थे। जब भी हमारे घर आएँ, तो हम बैठ के उनसे गाने सुनते थे। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में थी बचपन की। अब मेरा बच्चा 2 साल का है और मैं कह रहा हूँ कि मैं भी चाहता हूँ कि वो ये सब चीज़ें सुने बचपन की उर्दू के गाने, लेकिन कुछ था ही नहीं। तो मैंने टीना से कहा कि बस मुझको बच्चों के लिए म्यूज़िक करना है और ये बात है समझे 99-2000 की और लेकिन फिर स्ट्रिंग्स चलता गया और ये काम नहीं हो सका। जिस दिन स्ट्रिंग्स हमने ऑफ किया है, उस दिन मैंने पक्के दोस्त पे काम करना शुरू कर दिया और मैं सोचा कि एक ऐसा शो बनाऊँ जिसमें 2 मेरे फ़ेवरेट शोज़ का कॉम्बिनेशन हो। हुँ, एक सारे सच दोस्त का हमारे हाँ, जिसमें बच्चों के उर्दू के गाने हों, उर्दू के क्योंकि आज भी अगर हम वो सारे दोस्त हमारे के गाने सुनते हैं, तो वो सीधे में खींच के अपने हमारे बचपन में लेके चले जाते हैं कि या तो हम अपने किसी स्कूल के असेंबली में खड़े होंगे या कोई टैलेंट शो हो रहा होगा, हम वहाँ खड़े होंगे या हम अपने टीवी लाउंज में बैठे होंगे, वो सारे सीन्स वापस से रिवाइव हो जाते हैं और वो बड़ा इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है आपको अपने कल्चर से, अपनी लैंग्वेज से कनेक्टेड रखने का। और आजकल के जो बच्चे हैं, उनके पास वो या तो बेबी शार्क है या कोकोमेलन है, उनके पास वो सारे या तो वेस्टर्न गाने हैं या इंडियन गाने इंडियन म्यूज़िक है बच्चों की जो कि डब्ड है सारी, पाकिस्तानी कुछ नहीं है। तो बस मैंने कहा कि अब मेरी ज़िंदगी का अगर अल्लाह मियाँ मेरे साथ रहें कि बस फ़ोकस ये है कि बच्चों के लिए काम करना है, बच्चों की म्यूज़िक पे काम करना है और जैसे सीज़न 1 पे जब मैं काम शुरू किया, मैंने पूरा स ऑन पेपर एवरीथिंग वाज़ रेडी, पूरी प्रेज़ेंटेशन, गाने मैंने रफ़ बना के रखे हुए थे, पपेट्स
ऑलरेडी मैं कोई 6 महीने से काम कर रहा था उन पपेट्स पे। एक पपेट मेकर हैं कनाडा में, उनके साथ पपेट्स तैयार करके मैं पाकिस्तान लेकर आ चुका था कि अगर मैं किसी को पिच करूँगा ये शो, तो मैं बताऊँगा कि पपेट्स भी रेडी हैं और ये सब कुछ रेडी है। लेकिन किसी क्लाइंट ने नहीं लिया। सबने कहा कि अभी हमारे पास बजट्स नहीं है, फलाँ नहीं है। मैं परेशान बैठा हूँ एक दिन घर पे, टीना कहती है, "क्या हुआ?" मैंने कहा, "यार मैं कितने लोगों के पास गया हूँ प्रेज़ेंटेशन लेके, कोई भी नहीं कर रहा।" कहती है, "तुम खुद कर लो।" मैंने कहा, "बहुत पैसे चाहिए।" हमारे बैंक में एक चंक हमने सेव करके रखा हुआ था, फॉर रेनी डेज़, कभी भी कुछ हो सकता है। टीना ने कहा, "कल किसने देखा है? तुम वो इस्तेमाल करो।" तो मैंने कहा, "फिर ये पैसे शायद वापस ना आएँ।" तो कहती, "ठीक है, तुम करो, करो।" तो फिर मैंने सीज़न 1 बनाया। वो सारे पैसे लगा दिए उस पे और अब मैं सीज़न 2 बना रहा हूँ और अब कुछ क्लाइंट्स आ गए हैं ऑन बोर्ड इंशाल्लाह, अगर सब चीज़ें सही जाती हैं तो। और ये बस ये गाड़ी चल पड़े हाँ। और ये गाने बनते रहें और बच्चों का कंटेंट जनरेट होता रहे। सो ना सिर्फ के बच्चों का कंटेंट जनरेट हो रहा है, बल्कि ज़बान के हवाले से भी मैं थोड़ा सा बात करूँगी कि हमारी ज़बान वो भी कहीं खो गई है। जी। और आप समझते हैं कि ये जो अब आप तरीक़ाकार अपना रहे हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, उसमें इसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी कि उर्दू जो है या जो आपने म्यूज़िकल मतलब उसमें लेकर आप आए हैं, उसे बच्चे जो हैं वो कम से कम सेस्मे स्ट्रीट वो जो मेलन है ना, हुँ, उससे अलग हुँ। हो जाएंगे। हाँ, मैं इस शो को मैंने जानबूझ के इतना प्रीची नहीं बनाया हम्म। और इतना एजुकेशनल नहीं बनाया। इसको मैंने थोड़ा फ़न की साइड पे ज़्यादा रखा है। डेफ़िनेटली हर चीज़ उर्दू में है, क्योंकि आज बच्चे के पास बहुत पावर है ना, हम्म। वो अपने फ़ोन पे या अम्मा-अब्बा के लैपटॉप पे, आईपैड पे बैठा है और कंटेंट देख रहा है। आज अगर उसे कोई कंटेंट बीच में ऐसा नज़र आता है जो कि उसे नहीं समझ आ रहा, वो ऐसे करके स्वाइप करेगा और वो अगली चीज़ पे आ जाएगा। तो मेरा जो जो क्या कहते मकसद। हैं लॉजिक थी हम्म। कि इसको मैं ज़्यादा प्रीची ना रखूं, फन रखूं और ऐसा रखूं कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाए बच्चों को। लेकिन जो इम्पोर्टेंट की मैसेजेस हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता इंस्टिल करते रहें। हम्म। अगर आप ये शो देखेंगी तो उस सारे फन एंड गेम्स में हम रेसिज्म पे बात कर रहे हैं, हम बॉडी शेमिंग पे बात कर रहे हैं, हम बुलिंग पे बात कर रहे हैं, हम हाइजीन पे बात कर रहे हैं। यानी हम हर अच्छी चीज़ पे बात कर रहे हैं और ये भी नहीं पता चल रहा कि हम बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं। तो बच्चे वो सारे गाने गा रहे हैं, सीख रहे हैं और अम्मा-अब्बा के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि स्पेशली जो बाहर से जो मैसेजेस आते हैं कि इसको उर्दू का एक लफ्ज़ नहीं आता, लेकिन इसको ये पूरा गाना आता है। हुरूफ़ तहज्जी की आज तक कोई ट्यून नहीं बनी। हम्म। मतलब उर्दू कब से बनी हुई है, कितने 100 हाँ, लेकिन सालों से, अलिफ बे पे ही बस पढ़ते हैं। हमें उसकी कोई ट्यून नहीं पता। एबीसीडी की ट्यून सबको पता है। हम्म। तो वो ट्यून आज तक नहीं बनी। तो क्योंकि आसान नहीं थी, मुझे कुछ 1.5 साल लगा वो वो स्ट्रक्चर बनाने में कि ये एक एक रिदम में, एक ट्यून में आ जाए और ये सारे जो जो ग्रुप्स हैं हमारे लेटर्स के, ये अपने-अपने ग्रुप्स में भी रहें। तो जब आप सुनेंगे तो आपको पता हाँ, चलेगा। अब इसकी बताएं ना प्लीज़ डिटेल में थोड़ा नहीं, सा। मैं डिटेल में नहीं अच्छा। जाऊँगा, वरना वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। लेकिन अब वो बच्चे कर रहे हैं, याद कर रहे हाउ हैं। डज़ इट गो? आप सुन लीजिएगा ना। हाय! देखो ना कैसे शर्मिंदा। तो अब जो बच्चे अभी तक स्कूल भी नहीं गए, 3-3 साल के बच्चों का वीडियो मैंने काफ़ी रीपोस्ट भी किए हैं अपने इंस्टाग्राम पे कि वो उनको अलिफ बे पूरी याद है। हमें अब तक याद नहीं होती। बड़े अभी तक फँस जाते हैं क्योंकि उसकी कोई ट्यून नहीं बनी थी। अब ट्यून बन गई है तो म्यूज़िक बहुत चीज़ों को आसान कर देती है। तो और इसी म्यूज़िक के थ्रू हम बहुत इम्पोर्टेंट मैसेजेस बच्चों तक पहुँचा सकते हैं। एंड दैट वुड एक्चुअली हेल्प देम
जो कि आप समझते हैं कि जो चीज़ें शायद कहीं कमी रह गई है, वो पूरी हो जाएगी उससे? ये अपना एक पार्ट प्ले करेगी, ऐसा नहीं कि कमी पूरी हो जाएगी, बहुत चीज़ें और भी साथ-साथ चाहिए होती हैं। लेकिन जो आपकी जो आपके जो इनिशियल जो आपकी ग्रोइंग आपके जो जो टाइम अब होता है, हाँ, हाँ। उसमें आप ये जो गाने होते हैं, जो नर्सरी राइम्स होती हैं, ये इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। अब मैं नर्सरी राइम्स में भी काम कर रहा हूँ और क्योंकि हमारे जितनी पुरानी राइम्स हैं जो हम सुन के बड़े हुए, वो आजकल के ज़माने में थोड़ी-सी और क्यों ज़माना चेंज हो गया है, हम चीज़ों से एग्री करें ना करें लेकिन ज़माना चेंज हो गया है और बहुत सारी चीज़ें उन राइम्स में अब गलत हैं। जैसे हमारी जितनी पुरानी नर्सरी राइम्स हैं, अब हम बच्चों को अगर वो पढ़ाएँगे तो बच्चे हमें कहेंगे ये आप गलत पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये बॉडी शेमिंग है, ये रेसिस्ट बात है। हुँ, क्योंकि क्योंकि हर राइम में मोटा हाथी, काला भालू या एक वो लड़ने में थे दोनों, एक तीतर एक बटेर लड़ने में थे दो, तो लड़ाई की बात या वो मछली निकली, अम्मा ने काटा, अब्बा ने पकाया, तो तो वहाँ बड़ा पे मज़ा आया। हाँ, तो वायलेंस आ गया। हम वो सब चीज़ें अब बच्चों को नहीं नहीं बताते। करा सकते क्योंकि ज़माना चेंज हो गया है। करा भी देंगे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बच बच्चों का दिमाग उस तरह अब वो डेवलप होना शुरू हो गया है जहाँ पे वो एग्री नहीं करेंगे इस चीज़ों के साथ। तो मैं नई राइम्स पे काम कर रहा हूँ जो कि बच्चे आजकल के ज़माने में बट ऑन द याद सेम कर लाइन्स, सकें। जी, जी, बिल्कुल। जैसे टहनी पे किसी शजर के। हाँ, ये एक जैसे नरसी राइम और नज़्म नज़्म हाँ, में फ़र्क है। हुँ। तो जैसे राइम होती है इसमें 6 लाइनें होती हैं, 4 लाइनों की होती है। नज़्म तो फिर लंबी चलती है। तो तो उसमें भी काम कर रहे हैं। नहीं उसपे नहीं। मैं छोटी राइम्स पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। सो अब आप एक कोई प्यारा-सा मैसेज दे दें फॉर दोज़ पेरेंट्स जिनको आप समझते हैं कि उनकी वो बहुत कुछ और ऐड कर सकते हैं, उनकी अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ जैसे आपने कहा हर एक इंडिविजुअल अलग है, हर एक माँ-बाप अलग हैं, बच्चे अलग हैं, लेकिन एक जनरल कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बेहतरी की तरफ ही लेकर जाती हैं। वैसे मेरे ख़्याल से मैं किसी उस पोज़ीशन पे नहीं हूँ जहाँ मैं किसी भी माँ-बाप को कोई एडवाइस दे सकूँ क्योंकि ये मेरी फ़ील्ड नहीं है और हर माँ-बाप अपनी तरह से बच्चों को बड़ा करते हैं और हर माँ-बाप गलतियाँ करते हैं। लेकिन अल्लाह मियाँ का सिस्टम ये है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा गड़बड़ें भी हो जाती हैं और जो सबसे बड़ी गड़बड़ है, वो ये है कि अगर आप ये रियलाइज़ ना करें कि बच्चा किसी इश्यू से गुज़र रहा है, यानी मेंटल वेल-बीइंग जो है बच्चे की, वो इस वक़्त की इश्यू है इश्यू। और उस पे सबसे ज़्यादा माँ-बाप का फ़ोकस होना चाहिए। हमारे ज़माने में इतना नहीं पता चलता था क्योंकि ये सारे गैजेट्स नहीं थे। हमें नहीं पता था कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। हुँ। इनको पता है पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। हज़ार तरह की चीज़ें ये लोग देख रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके घर में नहीं देखा जा रहा, तो आप गलत समझते हैं क्योंकि अगर आपके घर में नहीं है, तो वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के वही देख रहा है कि भाई फलाँ बंदा न्यूयॉर्क में घूम रहा है, फलाँ ये खाना खा रहा है, फलाँ के पास ये गाड़ी आ गई है। तो ये चीज़ें इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं और और अगर बच्चा आपको लगे कि चीज़ों पे ज़्यादा एंग्ज़ियस हो रहा है, तो इस चीज़ को समझें कि वाक़ई में हो रहा है। अगर ये ड्रामा नहीं कर रहा क्योंकि आम तौर से माँ-बाप कहते हैं, "ये तुम जो ड्रामा कर रहे हो ना, मुझे पता है ये ड्रामा है।" आपको शुरू में पकड़ लें कि ड्रामा नहीं है और ये बहुत एंग्ज़ायटी जो है वो एक्यूट एंग्ज़ायटी में डेवलप होती है, फिर डिप्रेशन में डेवलप होती है और आजकल
ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो बस माँ-बाप को ये देखें कि अगर बच्चा किसी वजह से ज़्यादा एंग्ज़ियस हो रहा है, तो उससे बात करें, उसको वहीं सँभालें। और ये भी स्टडीज़ हैं, अगेन ये मेरी स्पेस नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा है इस चीज़ के बारे कि माँ-बाप की लड़ाइयाँ अगर घर में ज़्यादा हो रही हैं, तो बच्चे में ये चीज़ डेवलप होना ज़्यादा हो जाती हो हैं। जा पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और बच्चे को माँ-बाप अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से अगर उसकी पिटाइयाँ हो रही हैं बच्चे की, तो वो उस वक़्त भी डेवलप हो सकता है। तो जिस तरह हमें पोलियो के कतरे पिलाना ज़रूरी है बच्चे को, तो हमें ये भी ज़रूरी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें बच्चे का ख़्याल रखना ज़रूरी है। हुँ, थैंक यू सो मच। थैंक बहुत यू। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इस डिस्कशन के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमें अपने बच्चों को सिर्फ़ किताबें नहीं पढ़ानी चाहिए, बल्कि उनकी क्रिएटिविटी को उभारना चाहिए और उसके लिए हमारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में ख़ुसूसी ध्यान देना चाहिए।